अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल ECSS। हम बात कर रहे थे यूक्रेनियन क्राइसिस की, ठीक है, जिसके हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना चुके हैं, जिसमें हमने कवर किया था जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स थे वो, और वो सारी डेवलपमेंट जिसके बाद वॉर स्टार्ट हुई है ये वाली, ठीक है। आज हम कवर करेंगे जो वॉर स्टार्ट हुई है वहाँ से लेकर जो आज तक की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं हम वो पढ़ेंगे, सही है। तो अगर आपने इनका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ से वो देख सकते हैं। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो डेवलपमेंट्स देख लो, तभी आपको ये आज का कॉन्फ्लिक्ट समझ आएगा। हैविंग सेड दैट, लेट्स बिगिन। अच्छा, ऑन 24th ऑफ फेब क्या होता है कि व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, डिक्लेयर कर देते हैं वॉर, ठीक है, और साथ वार्निंग देते हैं बाकी नेशंस को कि आपने इंटरफेयर नहीं करना इस मसले में। अगर आपने इंटरफेयर किया तो आपके लिए सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। ये उन्होंने डायरेक्ट ही एक किस्म की कह लो कि आप उन्होंने ना एक डरा दी, धमकी दे दी बाकी नेशंस को कि आपने इंटरफेयर नहीं करना इस मामले में, ठीक है। अब इससे पहले कि हम वॉर की बात करें, इट इज़ वेरी इंपैरेटिव कि हम मिलिट्री कंपैरिजन कर लें दोनों कंट्रीज़ का। हेयर यू हैव यूक्रेन एंड हेयर यू हैव रशिया। देखो एनुअल बजट कितना है रशिया का, ऑलमोस्ट 61 या 62 बिलियन डॉलर। उसके बरक्स जो यूक्रेन का एनुअल बजट है, डिफेंस बजट, वो है 6 बिलियन डॉलर, ठीक है। फिर एक्टिव पर्सनल देख लो, यूक्रेन के पास 2 हैं, रशिया के पास 9 लाख हैं तकरीबन। इसी तरह से रिजर्व पर्सनल देख लो तो यूक्रेन के पास 9 लाख हैं, रशिया के पास तकरीबन 20 लाख हैं। सो एक बहुत एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। एक तरफ हाई मतलब बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वेपनरी है, नंबर ज़्यादा है ट्रूप्स का, दूसरी तरफ नहीं है कुछ भी इतना ख़ास, ठीक है। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर की कंडीशन बन गई थी। तो रशिया को लगा कि भाई हम इतने स्ट्रॉन्ग है, सो इट वुड बी अ वॉक इन अ पार्क, लेकिन वो वैसा नहीं हुआ। अब जब रशिया ने इन्वेड किया तो रशिया ने बेसिकली 3 जगहों से इन्वेड किया था। ये है नॉर्थ, तो यूक्रेन के नॉर्थ साइड से इन्वेड किया रशिया ने, यहाँ पर चेर्नोबिल है, बाय द वे चेर्नोबिल, ठीक है, इधर। फिर ईस्टर्न साइड से यूक्रेन को इन्वेड किया रशिया ने, और फिर सदर्न साइड से ये देखो क्राइमिया ऑलरेडी यूक्रेन रशिया के कब्जे में था, ठीक है, तो यहाँ से इन्वेजन हुई, और साथ ही रेबल कंट्रोल्ड एरिया था, यहाँ से भी रशिया ने इन्वेजन कर दी। तो 3 साइड से इन्वेजन हुई, दैट वाज नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ। ये 3 साइड से यूक्रेन पे इन्वेजन हुई रशिया की तरफ से। अब ये इन 2 सिटीज़ को याद रखना, खार्किव और चेर्नोबिल को, आगे काम आएंगे। अच्छा, इस टाइम पे फिर यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने तुर्की को बोला, ये तुर्की कंट्री है, ये रशिया है, ठीक है, और ये यूक्रेन है। तो यूक्रेन ने तुर्की को बोला कि आप जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है ना ये बंद कर दो, ताकि रशिया की वॉरशिप्स यहाँ से इधर सी ऑफ अज़ोव में ना आ सकें, ठीक है। ये यूक्रेन ने तुर्की को बोला था। तुर्की, क्योंकि तुर्की के रिलेशंस अच्छे थे रशिया के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी, तो तुर्की थोड़ी सी एक मुश्किल सिचुएशन में आ गया। अभी रिसेंट टाइम्स में तुर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम भी खरीदे हैं, सही है, तो इसलिए थोड़ी तुर्की के लिए थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। खैर इवेंचुअली तुर्की ने ये दोनों चोक पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए, रोक दिए रशिया की वॉरशिप्स के लिए। अच्छा, इस टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हो रही थी, वो ये थी कि प्रोटेस्ट इरप्ट हो गए दुनिया भर में, डिफरेंट कंट्रीज़ में अगेंस्ट रशियन इन्वेजन, ठीक है। जापान, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, USA एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर कंट्री में ना इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे अगेंस्ट रशियन इन्वेजन। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो ये है कि रशिया में ख़ुद भी प्रोटेस्ट हुए हैं अगेंस्ट रशियन इन्वेजन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए कि देखो रशिया में ना डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान में देखो डेमोक्रेसी है, हमें अगर कोई बात हुकूमत की पसंद ना आए या कोई डिसीजन पसंद ना आए तो हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, यहाँ पर ये हमें राइट है। लेकिन रशिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, रशिया में नहीं है ऐसा कि आप प्रोटेस्ट कर सको। वहाँ पे मीडिया, इवन कि वहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, वहाँ पे जो लोग ओपिनियंस लिखते हैं ना, वो भी कंट्रोल्ड होती हैं, ठीक है। ओपिनियंस भी न्यूज़पेपर की कंट्रोल्ड होती हैं, लेकिन वो स्टेट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, वहाँ पर हर चीज़ कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो उस चीज़ में आके, उस कंट्री में आके आप प्रोटेस्ट करो, स्ट्रीट्स पे निकलो और अगेंस्ट रशियन इन्वेजन निकलो, तो इट वाज अ बिग थिंग। तो उस नतीजे में क्या हुआ, तकरीबन 1800 जो रशियन लोग थे उनको गिरफ्तार, अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। अब ये बात याद रखना, साइड पे वॉर चल रही है, रशिया आगे बढ़ रहा है उस तरफ, ठीक है, और यहाँ पर ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फिर अब मैं आपको बताया था मैंने कि जो ये सालों से कोशिश कर रहे थे कि हम जो है नेटो का हिस्सा बने, यूक्रेन, याद है ना। लेकिन अब क्या हुआ, वो आपने सुना है ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो ये वही हुआ।
कि जब यूक्रेन पे अटैक हुआ तो नेटो ने मना कर दिया हम अपने ट्रूप्स नहीं भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि हम अपने ट्रूप्स यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। साथ यूएस के जो प्रेसिडेंट बाइडन है उन्होंने भी बोला कि हम यूएस के ट्रूप्स यूक्रेन में नहीं भेजेंगे, हम नहीं चाहते कि हमारे ट्रूप्स हैं वो रशियन ट्रूप्स के साथ डायरेक्टली इंगेज हों। तो यूक्रेन अकेला रह गया खुद को डिफेंड करने के लिए। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने ये बात बोली है, वी आर डिफेंडिंग यूक्रेन अलोन सेज प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। ठीक है, कि वो अलोन खुद को अकेले डिफेंड कर रहे हैं। इसी टाइम पे क्या होता है, जो यूक्रेनियन एजेंसीज़ हैं उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बताया कि यू आर द प्राइम टारगेट ऑफ रशियन आर्मी। ठीक है, तो ये उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि आई एम टारगेट नंबर 1, मैं टारगेट नंबर 1 हूँ। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन जो है वो कह रहे हैं कि मैं टारगेट नंबर 1 हूँ और मेरी जो फैमिली है वो टारगेट नंबर 2 है रशिया का। ठीक है, तो इस पे यूएस का रिस्पांस आया कि हम आपको इक्वेट करा सकते हैं यूक्रेन से, आपको हम सेफ पैसेज प्रोवाइड करेंगे, आपको हम असाइलम प्रोवाइड करेंगे यूएसए में, आप हमारे पास आ जाओ। जिस पे इन्होंने काफ़ी एक दिलाराना आप कह लो कि ना रिस्पांस दिया। वो कह रहे हैं कि मुझे अपने मुल्क को नहीं छोड़ना, मैं नहीं जाऊँगा, अगर आपने मुझे सपोर्ट करना है तो हमें वेपन्स प्रोवाइड करो ताकि हम रशियंस का मुकाबला कर सकें। तो रशियन इन्वेजन है हम उसका मुकाबला कर सकें, ये उनका रिस्पांस था जो आई थिंक काफ़ी एक ब्रेव डिसीजन था, रिस्पांस था। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे साथ साथ जो रशिया था, जो प्रेसिडेंट पुतिन थी, वो क्या कह रहे थे, प्रेसिडेंट पुतिन क्या कह रहे थे, उन्होंने बोला यूक्रेन के ट्रूप्स को कि जो आपके ऊपर जो पॉलिटिकल एलीट है ना, स्पेशली जो आपके प्रेसिडेंट हैं, वो लोग मतलब नाजीज से इंस्पायर हैं, वो आपके कंट्री को कंट्रोल किए हैं, उनसे जान छुड़ाओ तो हम आपस में नेगोशिएशंस कर सकते हैं। ये व्लादिमीर पुतिन डायरेक्ट कह रहे हैं रशियन ट्रूप्स को, सॉरी यूक्रेनियन ट्रूप्स को। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो है ना काइव को, जो कीव है बेसिकली यूक्रेन का कैपिटल है, कि इसको कैप्चर किया हुआ है गैंग ऑफ नाजीज ने, आप उनसे जान छुड़ाओ। ठीक है, उनको घर भेज दो तो हम आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर रशियन जो प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं। फिर अब जब सब कुछ ये चल रहा है, दे आर डिफेंडिंग अलोन, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो हैं ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो गए हैं, आप देख रहे हो अपने आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म वगैरह पहनी हुई है ताकि अपनी जो उनकी आर्मी है उसका मोराल डाउन ना हो, ऊपर हो। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि अब यूक्रेन को, मैंने आपको बताया था कि रशिया को लग रहा था कि इट वुड बी अ वॉक इन अ पार्क, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने काफ़ी दिलेराना डिफेंड किया। रशिया को लग रहा था कि भाई यूक्रेन जो है वो अपने वेपन्स डाउन नीचे कर देंगे, ठीक है, हमसे लड़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रशिया को काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस का मदीनों का सामना करना पड़ा है, और ये पेंटागन की असेसमेंट भी कह रही है। ठीक है, यूएन के लोग, सॉरी यूके के लोग भी कह रहे हैं, यूके की तरफ से रिपोर्ट से ही आ रही थी। तो रशिया को काफ़ी सेटबैक्स फेस करना पड़े हैं यूक्रेन की जानिब से। ऑल्दो रशिया को अपर एज है, एक एज है, लेकिन जैसा सोचा था, जैसी स्ट्रैटेजी थी, वैसा उनको रिजल्ट्स नहीं मिले थे। नतीजे में क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, खार्किव जो सिटी थी, ये इधर देख लो, इधर, इस पर रशिया ने इन्वेट करके इसको थोड़ा ऑलमोस्ट अपने कंट्रोल में ले आए थे। लेकिन फिर यूक्रेन ने जब रिपेल किया अटैक को, तो इन्होंने ये सिटी इनसे वापस ले लिया था। ये देख रहे हो, ये रीजनल गवर्नर कह रहे हैं कि यूक्रेन जो है दोबारा, खार्किव जो है वो दोबारा से हमारे कंट्रोल में आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सेटबैक मिला था रशिया को। इसके बाद रशिया ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि भाई ऑल आउट वॉर जाओ, फुल जोर लगाओ और इनको यहाँ से निकालो। ठीक है, अब इसके नतीजे में क्या हुआ है मेरे बेटा, इसके नतीजे में हुआ ये है कि तकरीबन 5,20,000 लोग जो हैं वो महाजर बने हैं, यानी कि क्या कहते हैं उसे, रेफ्यूजीज़ हुए हैं। ये UNHCR की रिपोर्ट है। ठीक है, और ये रेफ्यूजीज़ जाके सेटल कहाँ पर हुए हैं, ये रेफ्यूजीज सेटल हुए नेबरिंग कंट्रीज़ में, स्पेसिफिकली पोलैंड में, ठीक है, इसके अलावा हंगरी में, बाकी भी कंट्रीज है जहाँ पर जाके ये सेटल हुए हैं। और EU इनको सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी सपोर्ट कर रहा है पोलैंड और बाकी कंट्रीज़ को कि हम आपको पैसे जो भी चाहिए होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आप यूक्रेनियंस को लो, महाजन को लो, इनके ये बॉर्डर्स अपने क्लोज नहीं करो। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल की होती है मीटिंग। ठीक है, वहाँ पर रेजोल्यूशन आता है कि रशिया को बोला जाता है कि आप जो है ना अपनी इन्वेजन को अभी के अभी रोको यूक्रेन पे। लेकिन क्या होता है, चाइना एब्सेंट होता है, यानी कि चाइना वोट नहीं करता इस चीज़ पे। ठीक है, इंडिया भी उस से कॉन्फ्रेंस से कह लो कि एब्सेंट होता है, और UAE भी। ठीक है, और रशिया जो है इस रेजोल्यूशन को वीटो कर देता है। समझ रहे हो, तो अगेन इट शोज़ कि हमारा जो UN है वो कितना कमज़ोर है। ठीक है, इट शोज़ कि जो हमारे UN की अथॉरिटी है वो कितनी कमज़ोर है कि वो कुछ चीज़ इन्फोर्स नहीं करवा सकती। ठीक हो गया, और यही होता रहा है कश्मीर और फ़लस्तीन और बाकी मसलों में भी, कि एक वीटो कंट्री की वजह से सारा आपका जो है सिस्टम ख़राब हो जाता है। ठीक है,
खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था कि यूएन की मीटिंग हुई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन हुआ था, उसमें ये 3 कंट्रीज़ एब्सेंट थे और रशिया ने इस इन्वेजन को वीटो कर दिया था। रेजोल्यूशन क्या था? रेजोल्यूशन ये था कि रशिया अपने जो इन्वेजन है उसको अभी के अभी रोकेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। अब हम बात कर लेते हैं इस टाइम पे कि हु कंट्रोल्स व्हाट। ये थोड़ा सा पुराना 2-3 दिन पुराना मैप मुझे मिला है, तो इसमें देख लो। ऑलमोस्ट ये जो एरिया है यहाँ पर चर्नोबिल वगैरह ये सारा का सारा कंट्रोल में है रशिया के। ये काइव जो है, यानी कि कीव कुछ लोग बोलते हैं इसको, ये यूक्रेनियन कैपिटल है, जिस पे अभी भी जिसके सराउंड फाइटिंग चल रही है, ठीक है। रशिया ने इसको हर तरफ से ऑलमोस्ट सराउंड किया हुआ है, रशियन ट्रूप्स ने इसको, ठीक है। तो ये अब इस टाइम पे मैप है जो किसके कंट्रोल में क्या चीज़ है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अब एक मिनट रुकिएगा। सॉरी फॉर दैट। तो इसके बीच में एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो क्या है? वो डेवलपमेंट ये हुई है कि टॉक्स स्टार्ट हुई, ठीक है, कि हम नेगोशिएशंस करवाएं, इस मसले को हल कराएं। ये टॉक्स कहाँ पर हुई? ये टॉक्स हुई थी बेसिकली चर्नोबिल के पास, ठीक है। जो चर्नोबिल में आपको जगह दिखाई थी ना, नॉर्थ में थी यूक्रेन के, उसके पास ये टॉक्स हुई। एक तरफ थे यूक्रेन के लोग, यानी कि यूक्रेनियन डेलीगेशन, और एक तरफ था रशियन डेलीगेशन, ठीक है। यूक्रेन ने क्या बोला? यूक्रेन ने सिंपली बोला कि टॉक्स तब होंगी जब आप सीज फायर करोगे, ठीक है, अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करोगे, तो ही हम तो ही ये चीज़ें आगे सक्सेसफुल हो सकेंगी। लेकिन रशिया ने चीज़ को मानने से इनकार कर दिया, वो टॉक्स फेल हो गई, ठीक है। तो यानी कि ये यूक्रेन की प्री कंडीशन थी उन टॉक्स में ही कि आप ये 2 काम करोगे तभी हम आगे चल पाएंगे, लेकिन रशिया ने इनकार कर दिया और टॉक्स फेल हो गई। इसी दौरान क्या होता है आपके पास यूक्रेन और अच्छा, जहाँ इस तरफ ये टॉक्स हो रही हैं, इस तरफ रशिया ने अपना ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिया और ज़्यादा, ठीक है। ये बात याद रखना कि एक तरफ टॉक्स चल रही हैं यहाँ पर जहाँ पे यूक्रेन कह रहा है कि भाई आप सीज फायर भी करो और अपने जो ट्रूप्स हैं उनको निकालो, सही है, हमारे कंट्री से, और साथ दूसरी तरफ फायरिंग भी चल रही है, कॉम्बैट भी हो रहा है, और रशिया का ऑफेंसिव वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन के। इस पर रिएक्शन क्या हुआ है लोगों का, या फिर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका रिएक्शन क्या आया है कंट्रीज़ का। तो देखो, ईरान का रिएक्शन बहुत सिंपल आया है। उन्होंने बोला कि ये सारा कुछ जो हुआ है ना, उसकी एक बड़ी वजह है नाटो की एक्सपेंशन। नाटो एक्सपेंड होता जा रहा है ईस्टवर्ड, और उससे रशिया को सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो उस वजह से सारा कुछ ये हुआ है। तो ये ईरान का एक बहुत ही खुला किस्म का सपोर्ट आया है रशिया के लिए, ठीक है। ये हैं यूके। इसका सिंपल क्या है इनका रिएक्शन? इन्होंने बोला कि हम सैंक्शंस लगाएंगे रशिया पे, ठीक है। और वो सैंक्शंस कौन सी हैं? वो हैं स्विफ्ट सैंक्शंस, ठीक है। स्विफ्ट सैंक्शंस लगाएंगे। अभी स्विफ्ट सैंक्शंस क्या हैं? देखो यार, स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब है कि देखो, जितने भी दुनिया में बैंक्स हैं ना, ये सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। वे आर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इसके थ्रू ये एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब उन्होंने बोला है कि हम ना रशियन बैंक्स को इस सिस्टम में से काट देंगे। जब रशियन बैंक्स इस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेंगे, उसका मतलब क्या होगा? जो रशियन बैंक्स हैं वो पूरी दुनिया में किसी भी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनसे कट ऑफ हो जाएंगे। जब उनसे कट ऑफ होंगे तो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी तो आपको पता है फिर वो बैंक किसी काम का नहीं रहता। तो यूके ने बोला था कि हम रशिया पे स्विफ्ट सैंक्शंस लगवाएंगे, और लग चुकी हैं। अब यूके, यूएस, इन सब ने काफ़ी इस चीज़ पे काम किया, और इवेंचुअली 2-3 बैंक्स को छोड़ के बाकी सब रशियन बैंक्स पे स्विफ्ट सैंक्शंस लग चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा यूएस ने भी सपोर्ट किया है यूक्रेन को और सैंक्शंस लगाए हैं। इसके अलावा ईयू ने $1.6 बिलियन की एड दी है यूक्रेन को, ठीक है। ईयू ने $1.6 बिलियन की एड दी है, समझ रहे हो। तो ये यूके हो गया, यूएसए हो गया, और ईयू का मतलब जब हम ईयू की बात करते हैं तो मोस्टली इसमें 2 चीज़ें याद रखना, एक फ्रांस और दूसरा जर्मनी। ये 2 कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सही है। तो ये बेसिकली समझ लो कि इन 2 कंट्रीज़ की वजह से ये सैंक्शंस लगे हैं, या फिर ये एड आया है यूक्रेन को, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट आया है पॉलिसी में नेटो की और ईयू कंट्रीज़ की। वो क्या है? देखो, नेटो ने बोला है कि इट विल बोस्टर आर्म सप्लाईज टू यूक्रेन को वो अपने आर्म सप्लाईज प्रोवाइड करेगा। दूसरा, बर्लिन ने भी बोला है कि हम एंटी टैंक प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को, और साथ स्टिंगर मिसाइल्स। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, यूक्रेन काफ़ी अरसे से जर्मनी को बोल रहा था कि आप हमें स्टिंगर मिसाइल्स प्रोवाइड करो। वो इसलिए क्योंकि देखो यार, किसी भी वॉर में ना जो एयर सुपीरियरिटी होती है वो बहुत मैटर करती है, और अभी के लिए यूक्रेन
को जो मार पड़ रही है उसमें एक बहुत बड़ी वजह है कि रशियन एयर सुपीरियरिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यूक्रेन काफ़ी अरसे से रशिया को जर्मनी को कह रहा था कि आप हमें स्टिंगर मिसाइल्स प्रोवाइड करो, जो कि जर्मनी नहीं कर रहा था क्योंकि आपको पता है वो गैस पाइपलाइन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अभी जर्मनी राज़ी हो गया है कि हम जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे 500 स्टिंगर मिसाइल्स, ठीक है। उसके अलावा जर्मनी की पॉलिसी में एक और शिफ्ट आया। उन्होंने बोला है, ये नोट डाउन कर लेना, मैंने लिखा नहीं है, उन्होंने बोला है कि हम अपना डिफेंस बजट जो है ना वो हर साल बढ़ाते जाएंगे 2% करके, ठीक है। ये जर्मनी के चांसलर ने बोला है कि हम अपना डिफेंस बजट अब बढ़ाते जाएंगे हर साल। पहले जर्मनी इतना फोकस नहीं करता था डिफेंस पे अपने, ठीक है। उसके अलावा न्यू सैंक्शंस लगे, मैंने आपको बताया, वो स्विफ्ट सैंक्शंस जो हैं वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नेटो ने फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी नेटो रिस्पॉन्स फोर्स को एक्टिवेट किया है। तकरीबन 4000 ट्रूप्स हैं जो उन्होंने ईस्टर्न यूरोप जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने वहाँ भेजे हैं। फॉर एग्जांपल पोलैंड हो गया या फिर जो बाकी बाल्टिक स्टेट्स हैं, वहाँ पर 4000 ट्रूप्स को, नेटो ट्रूप्स को तैनात किया है। नेटो रिस्पॉन्सिव फोर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ थे ना, जैसे पोलैंड हो गया, ये सारे काफ़ी एंशियस हो रहे थे और डर रहे थे कहीं अब यूक्रेन के बाद हमारी बारी ना आ जाए, रशिया हम पे चढ़ाई ना कर दे, ठीक है। तो उसके लिए नेटो ने अपने ट्रूप्स को यहाँ पर स्टेशन कर दिया है। तकरीबन 4000 है इनका नंबर, 4 या 40,000 का नंबर है, ठीक है। लैंड, एयर, मैरीटाइम वगैरह, उनको समझो, इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूएस ने बोला है कि हम $950 मिलियन एड देंगे यूक्रेन को। अगेन उन्होंने $600 मिलियन का ऑलरेडी बताया हुआ था और $350 मिलियन जो है वो और प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, ठीक है। ये रिस्पॉन्स था वेस्टर्न कंट्रीज़ का। अगर हम इनकी बात करें जो रशिया के हिमायती हैं, तो उसमें पहली बात है एक ईरान, मैंने आपको बता दिया। दूसरा है चाइना। देखो चाइना का रिस्पॉन्स काफ़ी, मतलब आप समझ लोगे ना, कैलकुलेटेड आया है। एक तरफ उन्होंने खुल के ना सपोर्ट नहीं किया रशिया को किसी भी तरह, उन्होंने बस इतना बोला कि रशिया के लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं उनको डील किया जाए, उन पर बात की जाए, ठीक है। उन्होंने एक तरफ ये बात बोली है। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया है, एक तरफ रशिया पे वेस्टर्न वर्ल्ड लगा रहा था सैंक्शंस कि ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, ठीक है, ये वो। यहाँ पर चाइना ने क्या किया, चाइना ने रशिया से जो वीट ले रहा था चाइना, उस पर जो ड्यूटीज़ थी, जो टैक्स लगाता था, चाइना ने वो ख़त्म कर दिए, ठीक है। ऑल्दो इनकी निगोशिएशंस पहले से चल रही थी, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इस टाइम पे ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ ख़त्म की हैं रशिया पे जब ऑलरेडी उस पर सैंक्शंस लगे हुए थे। दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग सम ब्रीदिंग स्पेस टू रशिया, ठीक है। तो यही ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ठीक है, कि डिस्क्राइब द मूव एज सिंपली अनएक्सेप्टेबल, अक्यूजिंग बीजिंग ऑफ थ्रोइंग अ लाइफ लाइन टू रशिया इन द मिडल ऑफ अ पीरियड व्हेन दे आर इन्वेडिंग इन, यानी कि वो लाइफ लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं रशिया को जब सैंक्शंस लग रहे हैं रशिया पे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना है चाइना के लिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं रशिया का रिस्पांस क्या था। जब रशिया पे इतने सैंक्शंस लग रहे हैं तो रशिया ने क्या रिस्पांस दिया। रशिया ने बोला कि भाई जो न्यूक्लियर आर्म्स डील है ना हमारे दरमियान और यूएस के दरमियान, हम उससे निकल जाएंगे बाहर। उसका क्या मतलब है, देखो एक टाइम पे ना जब कोल्ड वॉर पीक पे थी तो हर आए दिन क्या हो रहा था, एक तरफ रशिया कोई न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, उसके बरक्स एक यूएस बना रहा था, ठीक है। तो एक टाइम पे ऑलमोस्ट 80,000 न्यूक्लियर वेपन्स चले गए थे, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा था। फिर रशिया और यूक्रेन, उस टाइम पे सॉरी यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर और यूएसए ने एक डिफरेंट एग्रीमेंट साइन किए जिसके मुताबिक ये कहा गया कि यार अब से जो है ना हम जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको बढ़ाएंगे, उनको रहता उनकी तादाद कम करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से एग्रीमेंट्स किए थे कि हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाएंगे नहीं, रदर हम कम करेंगे, डी न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाएंगे। ऑल्दो डी न्यूक्लियराइज नहीं होंगे, न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोसेस करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। सो ये एग्रीमेंट्स हुए थे इनके दरमियान। लेकिन अब रशिया ने क्या बोला कि रशिया ने बोला हम उन डील्स से निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरा ने बोला कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइल्स को ख़त्म कर देंगे, उनके एसेट्स को फ्रीज कर देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा रशिया ने क्या बोला है, जो अपने राइटर्स है वहाँ पर मीडिया आउटलेट्स, उनको बोला है कि आप कहीं पर भी लिखने में वॉर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे, इन्वेजन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे। तो समझो कितना कंट्रोल्ड मीडिया, कितना कंट्रोल्ड सिस्टम है रशिया में। सो रशिया का रिस्पॉन्स ये है कि हम जो एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू अपने न्यूक्लियर आर्म्स डील हमारे साथ की हुई है, हम उनसे निकल जाएंगे, ठीक है, डिप्लोमेटिक टाइज कट कर देंगे और उनके जो एसेट्स उनको फ्रीज कर देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से।
ठीक है। एक तो बात याद रखना मेरी बात, पेपर में CSS में क्वेश्चन आता है ना इन्वेजन पे, तो आपने कभी भी उसको ये नहीं कहना कि इन्वेजन ठीक है। आप बोलोगे रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन्वेजन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ये मत कह देना कि इन्वेजन सोल्यूशन है, ठीक है, पेपर में नहीं लिखना। सो आपने बोलना है कि CSS के पर्सपेक्टिव से कि इन्वेजन कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जो रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। ये आपका थीसिस स्टेटमेंट होगा इस चीज़ पे। हैविंग सेड दैट, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की ना, कि देखो पाकिस्तान पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया कि यार आप रशिया से वीट इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, रशिया से गैस भी लोगे। उस टाइम पे जब हमने सैंक्शंस लगाए हैं तो आप भी उनको एक किस्म का लाइफ लाइन प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस पर हमारा बहुत सिंपल सा 2-3 पॉइंट्स बनेंगे। नंबर 1, देखो हमने न्यूट्रलिटी डिक्लेयर की है कि हम न्यूट्रल हैं इस पूरे इशू में, यूक्रेन और रशिया के मसले में, ठीक है। अभी UNGA का एक रेजोल्यूशन आया था, ठीक है, जिसमें रशिया को कंडेम कर रहे थे। हमने उससे माजरत अख्तियार कर ली, हमने वो इजलास अटेंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम न्यूट्रल हैं। हम चाह रहे हैं कि पीसफुल नेगोशिएशंस हों और ये मसला ख़त्म हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यार देखो हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमने हिस्ट्री में हमने US को सपोर्ट किया, US के ब्लॉक में रहे, लेकिन हमें उसके नतीजे में क्या मिला? कुछ भी नहीं। रेदर हमें सैंक्शंस मिले जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। तो इस टाइम पे हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट रख रहे हैं और हम अब सारे जो ऑप्शन हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के लिहाज से कि हाँ भाई ये देखो हमारी अपनी ज़रूरियात हैं, हमें जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की बहुत सख्त ज़रूरत है अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। अभी के लिए जो हमारे मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स हैं वो KSA की तरफ से आ रहे हैं। तो हमें जो हमारी सप्लाई है हम उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। सो ये सारी मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी जो मैंने आपको बता दी हैं इस टाइम पे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी तो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। प्लस कोई बात बुरी लगी हो या कोई गलती हुई हो तो माजरत उसके लिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।